Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In today's lecture we are going to conclude the previously running chapter. हम क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड को पढ़ रहे थे, ठीक है। उसका लास्ट एक छोटा सा पार्ट रह गया था जो आज के लेक्चर में कंक्लूड हो जाएगा। पिछले लेक्चर्स में और आज के लेक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है, 4 और 5 डेज़ का गैप आ गया आई गेस बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब से लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड होंगे, ठीक है। प्लस एक और नया बेनिफिट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो वो हम इस लेक्चर के एंडिंग में समझेंगे, ठीक है। चलो चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले, अब क्योंकि 4-5 दिन हो गए, मे बी अगर आप इस लेक्चर को देखने से पहले जस्ट पहले अगर आप पुराने लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा भूल जाएं, है ना। तो एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं जो हमारे चैप्टर को एक लिंक प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। हम पढ़ रहे थे रूलिंग दी कंट्री साइड। सी कंट्री साइड मतलब ऐसा एरिया जो आउटस्कर्ट में है, मेन एरियाज़ में इन्वॉल्व नहीं है, जो बाहरी इलाका है जहाँ पर जनरली एक रूरल लाइवलीहुड चल रहा है ना। मतलब जो हम कहें कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न लोग वहाँ पर नहीं रहे, या बहुत ज़्यादा डेवलप्ड लोग वहाँ पर नहीं है ना। छोटे छोटे फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं जो स्कैटर्ड एरिया में सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स जब आते हैं और वो अपनी मेन सिटीज़ में कंट्रोल जमा रहे हैं, जैसे बंगाल में, है ना, बंगाल में और उसके आसपास के रीजन, साउथ इंडिया में हम देखें तो मद्रास में, ये सारे रीजन्स में जहाँ पर मेन सिटीज़ में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल जमाने की कोशिश करती है, ठीक है। दीवानी राइट्स लेती है, दीवानी राइट्स के बाद वो अभी तक क्या कर रही थी, सिर्फ ट्रेड कर रही थी, ट्रेडिंग कंपनी बस थी। अब वो वहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी हैंडल करने लगी है। पॉलिटिकल इश्यूज़ को हैंडल करेगी तो बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो क्या करेगी, लेना चालू कर देगी, है ना। बंगाल का जो रेवेन्यू था उसको यूज़ करना चालू कर देगी। अब ये सारी चीज़ें होते होते कंपनी को समझ में आता है कि हम सिर्फ मेन सिटीज़ से रेवेन्यू क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे पास जो कंट्री साइड एरिया है वहाँ से भी हम कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पीजेंट्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जिनकी मदद से क्या हो सकता है, वहाँ से भी रेवेन्यू कंपनी को मिल सकता है, राइट। अब एक तो ये हुई रेवेन्यू कलेक्ट करने वाली बात जो कंट्री साइड से कंपनी लेना चाहती थी। दूसरा हमने मेन यहाँ पर इशू पढ़ा था इंडिगो प्रोडक्शन का। इंडिगो प्रोडक्शन का हमने इशू पढ़ा था कि क्या कारण है। इसके साथ साथ हमें देखे थे कि 3 टाइप के रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स को कंपनी लेकर आती है। फर्स्ट वन वाज ज़मींदारी सिस्टम्स और द अनदर नेम फॉर इट वाज परमानेंट सेटलमेंट। सेकेंड वॉज महलवारी सिस्टम एंड थर्ड वॉज रेवतवारी सिस्टम। तीनों सिस्टम्स के कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स थे, कुछ कुछ मतलब कुछ प्रो और कुछ कॉन्स थे। अल्टीमेटली सारे के सारे सिस्टम्स में टैक्सेशन इतना ज़्यादा था कि ज़मींदार्स एंड इवन द पीजेंट्स दे वर अनेबल टू पे दी रेवेन्यू, राइट। लेकिन ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये ऑपरेसिव हो रहे थे लोगों के ऊपर, राइट। और इस पर सोने पे सुहागा जिसको हम कहेंगे, क्या बन जाता है आपका इंडिगो प्रोडक्शन। अब इंडिगो क्यों ज़रूरी था, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले हुआ आपके ब्रिटेन में, है ना। और उस समय जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी वो अपनी पीक पर चल रही थी। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो फाइबर है ना, जो कपड़ा बनाएंगे, कपड़ा बनेगा थ्रेड से, थ्रेड बनेगा फाइबर से, और फाइबर कहाँ से आएगा, आपके एग्रीकल्चर से, है ना, कॉटन, राइट, सिल्क, जूट, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से रॉ मटेरियल तो मिल जा रहा था ब्रिटेन को, है ना, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ को भी, जहाँ जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी। लेकिन जब कपड़े बनते हैं तो उनको समझ में आता है कि अच्छा हम इस पर कलर भी कर सकते हैं ना, फॉर द पर्पज़ ऑफ डाइंग। वो क्या करते हैं, इंडिगो क्रॉप का डिस्कवरी जब यहाँ पर होती है, लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ये एक ऐसी क्रॉप है जो हमको ब्लू कलर, है ना, बहुत ही रिच और ब्राइट ब्लू कलर प्रोवाइड करता है इंडिगो, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, राइट। अब डिमांड इंक्रीज़ होती है, सिर्फ इंडिया ऐसी कंट्री नहीं थी जो इसको अकेले प्रोड्यूस कर रही थी, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ भी थी, अफ्रीकन कॉलोनीज़ भी थी, अमेरिकन कॉलोनीज़ भी थी, जो क्या कर रही थी, इंडिगो को प्रोड्यूस कर रही थी। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर ब्रिटेन में बैन हट जाता है इंडियन इंडिगो के ऊपर। वहाँ के लोग वोट यूज़ कर रहे होते हैं जो उतना अच्छा कलर नहीं देता है ना, डल और पेल ब्लू कलर देता है, जिसके कारण कपड़ों में शाइन और एकदम ब्राइटनेस नहीं आ रही थी,
ठीक है। तो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं गवर्नमेंट से कि भैया जो आपने इंडिगो प्रोडक्शन मतलब इंडिगो इम्पोर्ट पर, प्रोडक्शन नहीं इंडिगो इम्पोर्ट पर बैन लगाया था, कौन से इंडिगो पर, इंडियन इंडिगो पर बैन जो लगाया था उसको लिफ्ट कर दीजिए और इंडियन इंडिगो को यूरोपियन कंट्रीज़ में आने दीजिए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट्स होती है वो ऐसा ही करती हैं और जितना भी इंडिगो प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा था उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। महंगा तो होता है, साथ में डिमांड भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो यूरोपियंस हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना काम छोड़ के कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, इंडिया। वहाँ जाकर वो बन जाते हैं प्लांटर्स, ठीक है। जब ये यहाँ जाके प्लांटर्स बनेंगे, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, आई गेस द लास्ट लेक्चर वाज अबाउट निज एंड र्योती, ठीक है। अब जब प्लांटर्स यहाँ पहुँचते हैं तो दो तरीके होते हैं इंडिगो कल्टीवेशन के, एक तो होता है निज और दूसरा होता है र्योती, ठीक है। अब ये क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है ये आप पिछले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अगर वो मैंने यहाँ पे समझाए तो ये लेक्चर ब्लू रेबेलियन से हट के कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। और कोई फ़ायदा भी नहीं है रिपीट करने का, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो निज और र्योती दो सिस्टम्स बनते हैं जिनकी मदद से प्लांटर्स क्या कर सकते हैं, इंडिगो प्रोडक्शन कर सकते हैं। दोनों ही सिस्टम ऑपरेसिव थे इंडियन फार्मर्स के लिए। क्यों? क्योंकि इंडियन फार्मर्स ग्रो करना चाहते थे जो फूड ग्रेन्स हैं, है ना, मतलब कि दाल, चावल, गेहूँ, ये सारी चीज़ें कौन प्रोड्यूस करना चाह रहा था, आपके इंडियन फार्मर्स। दो कारण थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी थी, मतलब खुद के यूसेज के लिए भी, और साथ में फूड ग्रेन्स जो था वो बढ़ती पॉपुलेशन के लिए उनको उसके अच्छे दाम मिल जाते थे। लेकिन इंडिगो प्रोडक्शन जब वो उनसे करवाया जा रहा था ज़बरदस्ती, तो यहाँ पर जो पैसा इनको मिलता था वो भी प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं था, और साथ में इट वाज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू दी प्लांटर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लॉस में ही चल रहे थे फार्मर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो फूड ग्रेन्स ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उनको उसकी परमिशन नहीं मिलती, है ना। प्लांटर्स जो होते हैं ऑपरेसिव होते हैं और ये फोर्स करते हैं दोनों सिस्टम से कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिगो को प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। इंडिगो प्रोडक्शन के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक्चुअली एक बड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप कंटिन्यूस 2 या 3 साल तक इंडिगो को सेम प्लॉट पर कल्टीवेट करेंगे तो वो वहाँ की फर्टिलिटी को कम कर देगा, है ना। जो सॉइल फर्टिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। अब सॉइल फर्टिलिटी कम हो गई तो ये प्लांटर्स जो हैं ये तो किसी दूसरे फार्मर को पकड़ लेंगे, लेकिन जिस फार्मर की खेत की फर्टिलिटी कम हुई है अब वो इस पे फूड ग्रेन्स भी ठीक से नहीं ग्रो कर सकता अच्छी क्वालिटी में, राइट। इन सब के कारण क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो क्वालिटी हम कहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही थी। क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही थी तो फार्मर्स का प्रॉफिट भी डिक्रीज़ हो रहा था। प्रॉफिट कौन अर्न कर रहा था, प्लांटर्स, राइट। अब ये इशू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ हमें देखा कि निज और र्योती दोनों सिस्टम ऑपरेसिव थे और सारे ही किसान जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे ये सारी चीज़ों से, इंडिगो प्रोडक्शन से मेनली और इन प्लांटर की हरकतों से, ठीक है। तब यहाँ पर आएगा आपका ब्लू रिबेलियन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। एक टॉपिक को शुरू करने से पहले बहुत लंबी कहानी बतानी पड़ी, ठीक है। कारण ये है कि अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं भी देखे तो भी आप ऐसा ना हो कि आपको लगे कि कुछ तो भी अलग से पढ़ा दिया गया है ना। एक सिस्टमेटिक लिंक बिठाने के लिए मुझे ये छोटी कहानी बतानी पड़ी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज़ ब्लू रिबेलियन। सी, रिबेलियन मतलब विद्रोह एक तरीके का, है ना। और ब्लू वो इंडिकेट कर रहा है ब्लू इंडिगो को, है ना, इंडिगो के कलर को, क्योंकि इंडिगो से कौन सा कलर मिलता था, ब्लू, ठीक है। अब ब्लू रिबेलियन में क्या होता है कि 1859 में, ब्लू रिबेलियन की जो स्टोरी है वो कहाँ से शुरू होगी, 1859, ठीक है। 1859 से क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स जो होते हैं, जो र्योट्स होते हैं, वो मना कर देते हैं कि भाई अब हमको इंडिगो तो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इंडिगो प्रोडक्शन के कारण फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन कम होता है, जिसके कारण फेमाइन लाइक कंडीशंस भी बंगाल को फेस करनी पड़ती है, जिसमें 1/3 पॉपुलेशन जो है वो साफ हो जाती है। गेटिंग? अब 1859 में
जब कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं तो बहुत सारे जो पीजेंट्स हैं या जिनको यहाँ पर र्योट्स भी बोला गया है, दे डिनाई दैट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू ग्रो इंडिगो। ठीक है, अब हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, अब हम अपनी मर्जी की क्रॉप्स ग्रो करेंगे विच वर दी फूड ग्रेन्स। ठीक है, अब 1859 से आपको तुरंत रिलेट होना चाहिए था 1857। देखो, आई नो आपको ऐसा लगता होगा कि हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, बट आई बीइंग एन एसएसटी टीचर मैं नहीं बहुत सारी डेट्स याद रखती और ना ही मैं बोलती हूँ कि आप बहुत सारी डेट्स याद रखें। ठीक है, जो कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हैं वो आपको कैसे याद हो जाती हैं? रिपीटिशन से, है ना। और ये रिपीटेशन कैसे होता है? कंसेप्ट वाइज रिपीटेट करें, है ना, ऐसे बैठ कर मत करें 1857 1857 1857, नहीं। आप कंसेप्ट समझें कि भाई 1857 अगर हम यहाँ बोल रहे हैं बार बार तो इससे एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रिलेटेड है विच इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, कितना सिंपल है, पूरे रिवोल्ट का नाम ही 1857 पे रख दिया ना इन्होंने तो, राइट। और 1857 का रिवोल्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस क्या था ये शायद हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ देखा है, वरना जो 5th चैप्टर है ना, ये 3rd पढ़ रहे हैं, इसके बाद 4th 5th चैप्टर इज़ कम्प्लीटली अबाउट 1857। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब ये पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आप कभी भी 1857 नहीं भूलेंगे, राइट। चलो, 1857 का रिवोल्ट बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है। इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया है कई लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि पहली बार इंडिया के लोगों ने कोशिश की थी कि ब्रिटिशर से आज़ादी पाएं, हालांकि फेल हुए, है ना। ब्रिटिशर्स ने और हम पर राज किया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स को समझ आ गया था कि अब वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका है 1857। 1859 में 2 साल के अंदर ही जब ये लोग दोबारा रिबेलियन लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं इनको समझ में आता है कि भाई अभी 1857 हुआ है और हमने देखा कि इंडियंस में भी इतनी ताकत है कि वो हमसे लड़ रहे हैं, भले वो हारे लेकिन कम से कम उन्होंने लड़ने की हिम्मत की, है ना। और अब हम जितने ऑपरेसिव तरीके से पहले उनको हैंडल कर रहे थे उतने ऑपरेसिव तरीके से अब हम इनको हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक बार रिवोल्ट कर सकता है वो बार बार रिवोल्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ब्लू रिबेलियन सामने आएगा, जब यहाँ पे फार्मर्स और जो पीजेंट्स और र्योट्स है वो बोलेंगे कि भाई हम नहीं ग्रो करेंगे अब इंडिगो, हम बहुत परेशान हो गए, अब हम बिल्कुल भी इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर इनको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली मना नहीं किया जाता, या इनको बहुत ज़्यादा ऑपरेस करने की कोशिश नहीं की जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऑपरेस करने की कोशिश करते तो ये जो हैं फार्मर्स या र्योट्स जो हैं ये और ज़्यादा बड़ा रिबेलियन लेकर सामने आते। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं कि भाई हमें इंडिगो प्रोडक्शन तो कराना है, ठीक है, इन्हीं फार्मर से इन्हीं र्योट्स से कराना है, लेकिन हम इस सिस्टम को ऑपरेसिव अब नहीं बना सकते, अब हमें इनकी बात भी सुननी पड़ेगी और इनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट हमें इन लोगों को भरोसा दिलाना है कि हम इनके साथ हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ब्रिटिशर्स कैसे हैंडल करते हैं ये हम देखते हैं। चलो, आई गेस इतना समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, कहीं पर भी डाउट है डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो, इतना हुआ। इसके बाद क्या होता है कि जब ब्लू रिबेलियन चल रहा है, जब फार्मर्स मना कर रहे हैं कि अब हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, उनके रिबेलियन करने के तरीके वॉयलेंट होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी एनसीईआरटी में एक वर्ड पढ़ेंगे, गोमस्तास। ये गोमस्ता क्या है? दीज वर द एजेंट्स ऑफ ब्रिटिश प्लांटर्स। ये जो प्लांटर्स बन के आए थे इनके एजेंट्स थे ये किस लिए आते थे विलेजेस में? रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, कि भाई आपने इंडिगो प्रोडक्शन किया है, आप रेवेन्यू हमको दे दें। तो इनको वायलेंट तरीके से इनको मार पीट कर यहाँ से भगा दिया जाता था बाय दी विलेजर्स। क्यों? क्योंकि विलेज में जनरली ज़्यादातर लोग फार्मर थे और सबको इंडिगो प्लांटेशन ज़बरदस्ती करना पड़ रहा था, तो वो सारे ग्रुप में आ जाते थे और क्या कर रहे थे, गोमस्तास को या जो भी प्लांटर्स आ रहे थे, है ना, उनका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। ठीक है, उनके लिए वायलेंट मेजर्स का भी वो यूज़ कर ले रहे थे, राइट। अब क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स को ये समझ में आता है कि भाई अब ये लोग वायलेंट हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स कमीशन लेकर आएंगे, है ना, एक इंडिगो कमीशन बनेगा, है ना। और इंडिगो कमीशन क्या करेगा, ये
इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करेगा। मतलब वो बनता ही इसलिए है कि इंडिगो कल्टीवेशन के अंदर ये जो पीजेंट्स हैं इनकी हालत क्या है, राइट। इसी बीच में क्या होता है, जितने भी पीजेंट्स और यहाँ पर फार्मर्स होते हैं ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ज़मींदार्स हैं प्लस जो विलेज हेडमैन्स हैं, मतलब दोनों किसी लेवल पर तो अथॉरिटी हैं, ज़मींदार्स और विलेज हेडमैन जो हैं वो लोग भी सपोर्ट करेंगे पीजेंट्स को, और ऐसा होता भी है। विलेज हेडमैन क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है कि विलेज में अगर ज़्यादातर लोग फार्मर्स हैं जो कि परेशान हैं, है ना, तो उनका जो लीडर है वो उनको लीड तो करेगा, है ना, वरना उसको लीडरशिप की पोजीशन से हटाया जाएगा सबसे पहले। और दूसरी बात, अगर उसको अपने अगेंस्ट उसको रिबेलियन नहीं चाहिए तो उसको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो करना पड़ेगा। सेकेंड, ज़मींदार्स क्यों इसमें तैयार हुए? ज़मींदार्स को क्या लेना था? ज़मींदार्स को ये लेना देना था कि प्लांटर्स जो थे, जब ये टैक्स लगा रहे थे, प्लांटर्स एक तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली प्लांटेशन करवा रहे थे, तो वो एक परेशानी थी, जिसके कारण क्या करना पड़ता था, ज़मींदार्स को अपनी ज़मींदारी या अपना जो फील्ड है उसको कम रेट्स में लीज पर देना पड़ता था, किराए पर देना पड़ता था प्लांटर्स को, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्या है इसका, ज़मींदार्स क्यों साथ में आए? क्योंकि ज़मींदार्स को पता था कि भाई ये इतना ज़्यादा रेवेन्यू हमसे लेने की कोशिश करते हैं, चाहे परमानेंट सेटलमेंट हो, महालवारी हो, दोनों में हमसे इतना ज़्यादा टैक्सेस लेने की इन्होंने कोशिश की जितना हम पे नहीं कर सकते, है ना। फार्मर हमको देगा तब तो हम आपको देंगे, राइट। अब फार्मर नहीं पे कर पा रहे हैं तो सारा का सारा कहाँ से जा रहा है, ज़मींदार के पास से। तो ज़मींदार भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, तो ज़मींदार सोचते हैं कि भाई सबसे अच्छा तरीका है इन लोगों का साथ दो ब्लू रिबेलियन में, राइट। अब यहाँ पर जो आपका इंडिगो कमीशन बनेगा वो ये बताएगा, मतलब उसकी जो रिपोर्ट आएगी वो ये बोलेगी कि इंडिगो कल्टीवेशन जो है, जो प्लांटेशन का तरीका है बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश प्लांटर्स, इट इज़ क्लियरली ऑप्रेसिव, है ना। और कोई भी इंडियन फार्मर्स को फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आप इंडिगो ग्रो करो, क्योंकि अल्टीमेटली ये उनकी ज़मीन है, ठीक है। अब जब ये कमीशन की रिपोर्ट आती है तो इंडियन पीजेंट्स और फार्मर्स जो, इनको लगता है कि हाँ भाई कुछ तो, भले ही ये कमीशन इन लोगों ने बनाया लेकिन कम से कम कंसिडर ये कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये इतने से शांत नहीं होंगे, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, पीजेंट्स, ज़मींदार्स और हेडमैन्स जब सारे लोग एक साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर जैसे कमीशन बना, कमीशन ने रिपोर्ट दे दी, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटेक्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पीजेंट्स और फार्मर्स उनको लगेगा कि भाई हमारी बात मानी जा रही है, और वो थोड़ा सा और वायलेंट होंगे, है ना, जिसके कारण क्या होगा, ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं इनकी बहुत परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जब इनकी बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली है तो ये ब्रिटिश, ठीक है। तो इनके लिए क्या करती है जो कंपनी है, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करेंगे, ऑफिशियल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इनको पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं ताकि इनको विलेजर्स ना मारे, ठीक है। इनको प्रोटेक्शन तो मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, जो अल्टीमेट सोल्यूशन इस चीज़ का ये निकल के आता है, कमीशन ये बोलता है कि भाई पीजेंट्स जो हैं उनको कोई भी फोर्स नहीं करेगा आगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, ठीक है। फोर्सफुली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहें तो आप मना कर सकते हैं कि हाँ भाई हमें इंडिगो ग्रो नहीं करना है, हमें अपने फूड ग्रेन्स को ग्रो करना है। थर्ड, कमीशन उनको ये बोलता है कि देखो अभी जो आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में हो आप उसको पूरा कर दो, आगे से किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में आपको आने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहें तो आप मना कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से प्लांटर्स की जो संख्या है वो थोड़ी थोड़ी बंगाल से कम होती है, लेकिन बंगाल से जो चीज़ कम होती है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, बिहार में। ये सारी चीज़ें बंगाल के आउटस्कर्ट्स में चल रही थी, बंगाल के कंट्री साइड में चल रही थी। यहाँ से जैसे ही प्लांटर्स को भगाया जाएगा, है ना, कमीशंस के थ्रू और जो आपके पीजेंट्स और रेड्स के वायलेंट तरीके से सबको जब बंगाल से भगाया जाएगा तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, एडजेसेंट स्टेट बिहार। हाँ, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि कुछ सालों बाद यहाँ पर आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह। अब ये चंपारण सत्याग्रह क्या है, अगर आपने गांधी जी से रिलेटेड कुछ भी पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आपने चंपारण सत्याग्रह के बारे में सुना होगा। चंपारण इज़ अ विलेज इन बिहार, ठीक है। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट कर इंडिया आते हैं, है ना, तो आई गेस 1917, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट्स, ठीक है।
एनसीईआरटी में मेंशन है। जब वो साउथ अफ्रीका से लौट कर आएंगे तो पहली जगह जहाँ पर इंडियंस उनको ले जाएंगे, मतलब वो पूरा भारत घूमेंगे, लेकिन पहला जो उनका मूवमेंट या रेवोल्यूशन जो शुरू होगा वो यहाँ से होगा, चंपारण से। क्यों? क्योंकि जो इंडिगो प्लांटर्स को यहाँ से भगाया गया था ये बिहार आ जाते हैं, बिहार के चंपारण के लोग, बिहार के अब जो पीजेंट्स ऑफ रियोट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो वो उनको लगता है कि गांधी जी जो हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो उनको चंपारण ले जाते हैं और वहाँ पर गांधी जी शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब ये क्या है ये जब हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे, राइट। बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो ब्लू रिबेलियन सक्सेसफुल था या नहीं? हम कहेंगे कि ब्लू रिबेलियन अगर आप बंगाल की टेरिटरी की बात करेंगे तो वहाँ पर तो सक्सेसफुल था, ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन काफ़ी कम करा दिया था। पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, काफ़ी हद तक कम हो गया था, लेकिन एज अ होल, ठीक है, पूरी इंडिया में अगर आप देखें तो ब्लू रेबेलियन कहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है, एक जगह से उठ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, मतलब प्रॉब्लम एक जगह से ख़त्म हुई तो दूसरी जगह पर चालू हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर गांधी जी आएंगे, वो सत्याग्रह करेंगे नॉन वायलेंट तरीके से। ठीक है, फिर उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिगो प्लांटेशन, ब्लू रेबेलियन एंड द चैप्टर हैज़ बीन कंक्लूडेड। ठीक है, तो अब आई गेस इतना आपको समझ आया होगा। कोई परेशानी है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर। जैसे कि लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में एक और बेनिफिट जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, हम एक नया इनिशिएटिव लेते हैं और यहाँ पर जैसे ही एक चैप्टर कंक्लूड होता है, मेरे चैनल पर एक चैप्टर कंक्लूड होने में अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द चैप्टर उसको हम लेक्चर्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला मेरे हिसाब से 4 या 5 लेक्चर में हमने इसको कंक्लूड किया है। ठीक है, तो हर चैप्टर का जो लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, उस लेक्चर में एक बार हम ये देख लेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उस चैप्टर से फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फिर इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किस तरीके से चैप्टर से आपको आंसर्स बनाकर लिखने, राइट। इस चैप्टर से हम देखेंगे कि सबसे पहले ज़रूरी क्या थे। सबसे पहला पॉइंट, कंपनी को मिलती है दीवानी। दीवानी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। दूसरा, जो रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम्स थे, तीनों सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी एंड रियोतवारी, तीनों को आपको डिटेल में पढ़ते बनना चाहिए, है ना। डिटेल में आपको तीनों की डिटेल्स याद होने चाहिए। आप सबसे बेहतर तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जैसे हमने पढ़ा था, 3 कॉलम आप बनाएं। ठीक है, 3 कॉलम बनाने के बाद आप तीनों के फीचर्स अलग अलग रखें। ठीक है, जब आप तीनों के फीचर्स एक साथ लिखकर एक टेबल में कंक्लूड करेंगे तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा लंबे समय के लिए रहेगा। तीनों के आपको जो डिसएडवांटेजेस थे, जो इंडियन पीजेंट्स को झेलने पड़ रहे थे, वो सारे आपको याद होने चाहिए, राइट। थर्ड, इसके बाद हमने देखा था इंडिगो प्लांटेशन की, इंडिगो प्रोडक्शन के बारे में। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो आपके 3 रेवेन्यू सिस्टम्स हैं वो आपके लॉन्ग आंसर्स में आ सकते हैं। ठीक है, दीवानी क्या है ये आपके एक शॉर्ट आंसर में आराम से आ सकता है। देन इसके बाद ब्लू रेबेलियन क्या है। ब्लू रेबेलियन अगर आपसे एग्ज़ाम में कोई भी पूछता है तो वो मे बी आपको बोल सकते हैं कि भाई आप एक पैराग्राफ लिख दो ब्लू रेबेलियन के बारे में। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि प्लांटर्स के आने से इंडियन फार्मर्स की क्या हालत थी, है ना, मतलब क्या चीज़ें उनको सफ़र करनी पड़नी थी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर कि जब भी आप आंसर्स लिखें, बहुत कम आंसर्स आप पैराग्राफ में लिखें। ज़्यादातर आंसर्स आप अगर पॉइंट्स में लिखते हैं तो चेकर को भी आसानी होती है ना, और साथ में वो जल्दी से कैच कर पाते हैं कि आप लिखना क्या चाहते हैं, और आप भी पढ़ते समय जल्दी से मेमोराइज कर पाते हैं कि भाई ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमने बना लिए, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, रूलिंग द कंट्री साइड। इसके कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि अब हमें 8th स्टैंडर्ड के लिए नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चालू करना है। जिस भी चैप्टर को जिसके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस आएगा हम वो वाला नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। साइमल्टेनियसली ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है विच इज़ एग्रीकल्चर, वो भी यहाँ पर ख़त्म हम कर चुके हैं। और वन मोर थिंग,
यूट्यूब चैनल पर ही हमने बहुत सारे MCQs पोस्ट किए हैं, है ना। डेली, ऑलमोस्ट डेली एक MCQ पोस्ट हो रहा है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपका आंसर सही है तो आपको ग्रीन टिक समझ में आ जाएगा, अगर आपका आंसर गलत है तो भी आपको वो ये तो बता ही देगा कि सही आंसर क्या है, राइट। सो इस तरीके से आपके MCQs की भी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाएगी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू प्रॉपर कंटेंट, बहुत ही समराइज्ड वे में। समराइज का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाते, पढ़ाते समय मैं डिटेल में जाती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, ठीक है। बाकी जब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो वो मैं आपको समराइज तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, अगर आपको पढ़ाने का तरीका या अगर आपको ये इनिशिएटिव्स पसंद आ रहे हैं, सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकूँ, ठीक है, और एक मोटिवेशन मिले और बेहतर काम करने का, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।